हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। ये पार्ट ना मार्ले मिंटो सुधार 1909 वाला पिछले क्लास में छूट गया था, तो इसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्लास 10 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ग्रुप डिस्कशन 9 बजे हो रहा है अभी मॉडर्न का, तो 9 बजे रात डेली हो रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन हो। मे भी आपका 100% मॉडर्न यहाँ से कंप्लीट होगा और एक एक के बाद एक सब्जेक्ट मैं ग्रुप डिस्कशन करवाते रहूँगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ पे मैं PDF दूँगी, तो उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो उस समय भारत के राज्य सचिव थे मार्ले और भारत के वायसराय थे मिंटो। आप इस पे मत जाइएगा, ये मेरा बेबी है एक छोटा, उसके साथ में पढ़ाई करती थी, तो वो थोड़ा सा इसमें बदमाशी करते रहता था। ज़्यादा तो किया नहीं है कॉपी में, मे बी मुझे लग रहा है 1-2 जगह आपको इस टाइप से मिलेगा, तो उस पर आप ध्यान ना दें, आराम से मेरे भाषा को सुने, मैं क्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान दें। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में ही हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम की स्थापना 1909 में हुआ था, जब मार्ले मिंटो सुधार चल रहा था। और इसके बाद का पॉइंट है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी कि इसी में मार्ले मिंटो सुधार में ना मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, जिसमें कि मुसलमानों के सीटों की संख्या थी 8, यानी उनको 8 सीट दिया गया था। अगला पॉइंट है कि मुस्लिम लीग का वादा पूरा किया गया, यानी इसमें ना मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम लीग का जो भी वादा था उसमें उसका पूरा हुआ था। अगला, ये सब मैंने NCERT से लिखा है, 3-4 क्वेश्चन। तो सांप्रदायिकता का बीज किस अधिनियम में पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ही सांप्रदायिकता का बीज की स्थापना की गई थी। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। अगला पॉइंट है कि कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति कब हुई थी? तो कार्यकारिणी VVI आप देखिए लगा हुआ है इसमें पहले से। तो कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति 1909 में हुई थी, लेकिन उसकी नियुक्ति किसने करवाई थी? तो SP सिन्हा ने। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा और टिक आउट करके इसको याद कर लीजिएगा कि कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति 1909 में SP सिन्हा ने की थी। अगला है कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये TRE 1 का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और मैंने SCERT में भी पढ़ा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी का कथन था। अब देखिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना 1909 में हुई थी। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के समय में ही की गई थी। तो इससे संबंधित इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मिले थे और ये छूट गए थे, तो इसको मैंने कंप्लीट किया। आप देखें ये क्लास 8 का पार्ट था जो कि मिसिंग था, तो आज मैंने इसको करवा दिया। अब क्लास 10 अभी से स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये लखनऊ समझौता हम लोग पढ़ चुके थे 1916 वाला, और क्लास 10 यहाँ से स्टार्ट है जो कि है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1919 का है। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड वो भी 1919 में हुआ था। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप VVI लगाइएगा। ये 10 क्लास अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। टोटल क्लास मुझे लग रहा है 22 या 23 ही होगा, तो आधा लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर के अनुसार। मे बी अभी मैं NCERT सीरीज़ भी चलाऊँगी मॉडर्न का, उसके बाद फिर SCERT भी मैं कवर करवाऊँगी। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी फ्यूचर में और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, 1-2 महीना वेट करें। ज्योग्राफी का आज अभी क्लास आएगा, तो ज्योग्राफी का मैं पहले NCERT करवा देती हूँ, उसके बाद फिर क्लास वाला मैं करवा दूँगी। 1919 का रॉलेट एक्ट, क्योंकि NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ भी रहा है, तो पहले उसी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मेरा क्लास का जो भी नोट्स है उसको मैं शेयर कर दूँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने से नोटिफिकेशन आएगा। ग्रुप डिस्कशन में शामिल होने से आपका 100% वहाँ से कवर हो जाएगा हर चीज़। कुछ क्वेश्चन बच भी जाता है मुझे इधर उधर से, अगर मिलता भी है तो मैं ग्रुप डिस्कशन में इसको करवाती हूँ। तो अगला टॉपिक होगा हम लोग जो पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट है यानी कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसे हम लोग काला कानून या अंधा कानून भी कहते थे। 17 दिसंबर 1917 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन होगा यहाँ पे, ब्रिटेन
में हाई कोर्ट का जज, उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। उन्हीं के नाम से ये रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। लेकिन 1917 में 17 दिसंबर 1917 को ब्रिटेन में हाई कोर्ट जो था ना, उसके जज का नाम था सर सिडनी रॉलेट। तो उसी पे ये आधारित ये चैप्टर है। रिपोर्ट तैयार किया गया। अब रिपोर्ट क्या था, रॉलेट एक्ट का कुछ तो रिपोर्ट होगा। तो इसमें रिपोर्ट था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना बहुत ज़रूरी है। यानी भारत में जितने भी संगठन बनाए जा रहे थे ना क्रांतिकारी, जैसे कि लाला लाजपत राय का अलग संगठन था, और फिर इधर दादा भाई नौरोजी का, सब अपना अपना संगठन, गरमदन ललमदर, इस टाइप से अलग अलग संगठन बना के ना सब काम कर रहे थे कि भारत को कैसे मतलब एक आज़ादी दिया जाए और कुछ भारत में सुधार किया जाए। तो क्रांतिकारी संगठन और गतिविधियां बहुत सारा तभी स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। तो सर सिडनी रॉलेट ने क्या कहा, एक रिपोर्ट तैयार किया और कहा कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना बहुत ज़रूरी है और नए बड़े कड़े कानून बनाना होगा। यानी इसके लिए ना कोई कानून बनाना होगा जो कि बहुत ही हार्ड हो, कड़ा हो, जिससे कि हम लोग इसका दमन कर पाए। इसी रिपोर्ट के आधार पर एक एक्ट या कानून बना जिसे हम लोग कहते हैं द आर्नकिरियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। यानी इसका रॉलेट एक्ट का पूरा नाम है। इसे भी आप याद जरूर कर लें, क्योंकि कभी कभी ये पूरा नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज होंगे। इसी को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो यही एक कानून बनाया गया। तो इस कानून में क्या था वो चलिए जानते हैं। किसने बनाया, रॉलेट एक्ट कानून बनाया था सर सिडनी रॉलेट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सिडनी रॉलेट कौन थे, तो वो ब्रिटेन के हाई कोर्ट के जज थे। अभी मैंने बताया ब्रिटेन के हाई कोर्ट के जज थे। एकदम एक एक पॉइंट को याद रखें। कब, किस डेट में, तो 17 दिसंबर 1917 को। अब देखिए, इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, यानी कोई भी व्यक्ति हो, शक के आधार पर बिना कारण बताए 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता है। यानी इस एक्ट में क्या कानून बनाया गया कि अगर आप पे शक है ना, तो आपको 2 साल के लिए वो जेल में कस देंगे, चाहे आपका गलती हो या नहीं हो, शक के आधार पे। सोचिए कितना अंधा कानून था, कितना बेकार कानून था, जो भारतीयों को कितना परेशान कर रहा था। और इस कानून का नाम दिया गया, इसको भी आई करिएगा, बिना अपील, बिना दलील और बिना कानून का। कौन सा कानून है, तो रॉलेट एक्ट कानून था। बिना अपील यानी कोई बिना अपील के, बिना कोई दलील के, यानी कोई दलील उसमें सुना नहीं जाता था, और बिना कानून के मतलब कोई कानून का नियम ही इसमें नहीं था। 1919 का रॉलेट एक्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे बेकार कानून था। अगला है कि यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी और मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। बिल्कुल ये कथन आप BBI लगा ले। यह कानून जो है ना अनुचित, यानी उचित ये नहीं है। स्वतंत्रता विरोधी यानी जितने भी स्वतंत्रता के पुजारी लोग थे या स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, चाह कर रहे थे, उसके लिए ये विरोधी था। और मूल अधिकार यानी हम लोग का जो भी अधिकार था, जो जायज़ अधिकार था, उसकी हत्या करने वाला ये कानून था। किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने कहा। कथन वाला आप 100% याद रखें। कथन वाला BPSC में आता ही है क्वेश्चन। उसके बाद है कि सत्याग्रह समग्र भारत में हड़ताल, यानी कि सत्याग्रह में क्या होगा ना, उसके बाद कि समग्र भारत में यानी संपूर्ण भारत में ना हड़ताल होगा। सब जायज़ सी बात है। जैसे आपका मांग पूरा नहीं होता तो आप भी हड़ताल करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो गांधी जी ऐसे भी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे कह सकते हैं। मतलब हिंसा किए बिना उन्होंने हड़ताल की मांग की, और महात्मा गांधी ने ही की थी। कि भारत में हड़ताल किसने की थी, रॉलेट एक्ट में, तो महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की। और दिल्ली से इसका विरोध, यानी रॉलेट एक्ट का विरोध दिल्ली से किसने किया था, ये सारा इम्पोर्टेंट है। इसको आप टिक आउट करके याद करिएगा। देखिए ये बाद में मैंने ऐड किया है क्योंकि ये NCERT में मुझे मिला था, तो मैंने ऐड किया था यहाँ पे, और इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा। BBI सब में लगा लीजिएगा आप लोग। दिल्ली से विरोध करेंगे रॉलेट एक्ट का, पूरा आप लोग लिख ले। रॉलेट एक्ट का दिल्ली से विरोध करेंगे स्वामी श्रद्धानंद। लेकिन मैं शॉर्ट में बनाती थी कि कम पेज में मुझे ये दिमाग में फिट हो कि मुझे कम ही पढ़ना है, एक ही पेज पढ़ना है, तो इसलिए मैं इस टाइप से बनाती थी। आप लिखें रॉलेट एक्ट का विरोध दिल्ली से किसने किया, स्वामी श्रद्धानंद। पंजाब से रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया, शफीउद्दीन किचलू ने। उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट का विरोध
और एंड नहीं होगा, सैफुद्दीन किचलू ही होगा। महाराष्ट्र से रॉलेट एक्ट का विरोध किया था तिलक ने, और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इसके बाद क्या होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही प्रदर्शन के लिए ना एक जगह पे सब इकट्ठा हुए थे कि कुछ इसमें डिस्कशन करेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ इसका सॉल्यूशन करेंगे, और उसी के कारण ये परिणाम निकला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अब पढ़ते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को हुआ था। डेट था 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल डेट आप याद रखिएगा, आगे आएगा में भी कहीं ना कहीं होगा वो पूरा। अब देखिए पंजाब में क्या गतिविधि हो रहा था, रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। अभी मैंने बताया था कि पंजाब से किसने किया था रॉलेट एक्ट का विरोध, सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल मलिक भी थे। तो पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? कोई भी विरोध होता था ना, एक प्रमुख व्यक्ति होता है उसमें जो कि नेतृत्व करता है विरोध का। तो रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? नेतृत्व भगवान अहीर ने। नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि रॉलेट एक्ट का विरोध पंजाब से किसने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का? तो भगवान अहीर ने किया था। लेकिन उसमें से सदस्य कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक भी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए इसको मैं समझा देती हूँ आपको। पंजाब में पहले सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक ही विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, लेकिन जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है ना, तो फिर भगवान अहीर ने इसका नेतृत्व किया है। बस इस दोनों लाइन का यही अर्थ है। अब देखें 13 अप्रैल 1919 ये पूछा गया क्वेश्चन है 6 to 8 में। सब बोलता है ये किसके लिए है? पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, सबके लिए है। मॉडर्न सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न से सबका क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, मे भी आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और सबका प्रीवियस ईयर में डालना शुरू किया, उसको ज़रूर देखें। प्रीवियस कहीं से क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के वो देगा, तो ऐसा नहीं कि 6 to 8 में पूछा है तो अगले बार वो उसी में पूछेगा, 9-10 में पूछ दे, पीजीटी लेवल में पूछ दे, किसी में पूछ सकता है। तो आप आराम से उसको पढ़ें। देखिए ये पूछा था कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, तो वो उस दिन किस पर्व को ये हुआ था? तो ये पर्व वैसाखी पर्व था। यही आंसर में ऑप्शन में था भी, और आपको लगाना भी था। मैं भी बहुत लोग सही भी किए थे, बहुत गलत भी किए थे। तो 13 अप्रैल 1919 मुझे ये देखे, उससे पहले मैंने नोट्स बनाए, लेकिन उसमें मेरा है ये। तो आप पढ़ें एक बार, थोड़ा सा विश्वास करके पढ़ना चाहिए। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को क्या था? बैसाखी का पर्व था। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बिल्कुल अमृतसर में ही एक जगह था, वहाँ पे एक संगठन बनाया गया था जिसमें सब लोग भाग ले रहे थे, और उसमें एक ही दरवाज़ा था जहाँ पे भी ये बहुत सारे लोग थे। उसमें अंधाधुंध गोलियाँ जो चलाना, उससे बहुत सारे लोग मारे गए, और बहुत सारे लोग मारे ही चले गए थे, घायल तो हुए नहीं थे। मुझे तो याद नहीं है कि कहीं कोई पढ़ाया है कि उसमें घायल भी हुए थे, बस मारे ही गए थे उसमें। तो ये बैसाखी के पर्व के दिन हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। डेट था 13 अप्रैल 1919 को। आप देखें ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था और सब संगठन बनाया गया था, इसकी सूचना किसने दिया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो गुप्त सूचना, क्योंकि ये गुप्त तरीके से चलाया जा रहा था, लेकिन इसकी सूचना हंसराज ने दिया था अंग्रेज़ों को, और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था, घेर लिया था चारों तरफ से। उसके बाद पंजाब का गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? तो माइकल ओ डायर थे तभी पंजाब के गवर्नर जनरल, माइकल ओ डायर। अब देखिए मार्शल लॉ क्या है? 12 अप्रैल 1919 को। अब देखिए ये किसी को भी पता नहीं था कि 12 अप्रैल 1919 को रात में ये लॉ कानून पारित हुआ था, मार्शल लॉ। इसमें क्या बोला गया था कि कहीं भी आप संगठन नहीं बना सकते हैं, मतलब कहीं एकजुट होकर आप लोग कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ या कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये किसी को पता ही नहीं था। सुबह में ये लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, और इन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ रात में 12 बजे के बाद लागू किया गया, 12 अप्रैल 1919 को। तो ये मतलब एक बोलते ना अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उन लोगों को पता नहीं था, इसलिए वो लोग इकट्ठा हुए थे और बेकार में मारे ही चले गए थे। तो आपको पूछेगा कि मार्शल लॉ कब लागू हुआ था? तो 12 अप्रैल 1919, एक दिन पहले, मतलब एक रात पहले ही ये लागू हो गया था। माइकल ओ डायर के आदेश पर, यानी माइकल ओ डायर ने आदेश दिया था, जो कि पंजाब का गवर्नर जनरल था। इसके आदेश पर रेनिगल्स डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। बिल्कुल अब देखें
इसमें आपको क्या पूछेगा कि माइकल ओडायर, अब माइकल ओडायर ने आदेश दिया था कि गोली चलाओ, और रेनिकल ओडायर, दोनों नाम सेम है, लेकिन आप याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगी। तो कितने लोग मारे गए थे इसमें, कितने से, इससे तो ज़्यादा ही मारे गए हैं, जब भी आंकड़ा आता है तो कुछ ना कुछ गलत ही आता है, मारे इससे ज़्यादा गए थे लोग। 150 सैनिक और 379 लोग मारे गए थे, 379 नहीं, उससे ज़्यादा लोग थे। किसी किसी बुक में 1000 प्लस देता है, किसी में 379 है। तो ये मे भी पूछेगा नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा इसको। अब देखिए उधम सिंह जो थे, तभी ना उधम सिंह भी एक बच्चा थे, उसी जो संगठन बनाया गया था, सब कोई जो भाषण में सम्मिलित हुए थे, सब एकजुट हुए थे, उसमें एक बच्चा था उधम सिंह, वो किसी तरीके से वहाँ से बच गए थे। तो उनके दिमाग में ये था कि मतलब ये बहुत गलत हुआ है। और जब वो 40 साल के हो गए ना, तो 40 साल के बाद जब वो 20-21 साल के हुए, तभी वो छोटे होंगे, मे बी मुझे लग रहा है 2-4 साल 5 साल के होंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये छवि होगा, ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कितने छोटे थे। लेकिन जब 1940 आया ना, जबकि 1919 का ये घटना है, तो मे बी वो 17-18 साल के तो रहे होंगे, उससे कम के नहीं होंगे, उससे ज़्यादा के भी नहीं। उधम सिंह ने क्या किया, उसके दिमाग में चूँकि ये था, तो 1940 में वो लंदन गया और लंदन में जाके माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। तो ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने की थी। माइकल ओडायर की हत्या कब की गई थी, तो 1940 में उधम सिंह ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप टिक आउट कर लीजिए, याद कर लीजिए, मैंने बाद में ऐड किया है। अब देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है चारों कि देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाइटहुड की उपाधि को वापस किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नाइटहुड की उपाधि कब वापस की गई थी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में। उसी से संबंधित, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को ये अच्छा नहीं लगा था, इतना बड़ा कांड हो गया था, तो उनको नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी ना, वो गुस्से में उसको वापस कर दिए थे। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था, शंकरन नायर ने। उसी के बाद जानबूझकर की गई हत्या, ये किसने कहा था, ये ना जानबूझकर की गई हत्या, बिल्कुल ये था भी, तो इसको कहा था C.F. एंड्रू या दीनबंधु ने। अगला है कि भारत के राज्य सचिव ने कहा कि यह एक निवारक हत्या है, बिल्कुल भारत के राज्य सचिव जो थे उस समय के, उन्होंने क्या कहा कि ये एक निवारक हत्या है। जो कि भारत के राज्य सचिव कौन थे, आपको ये भी पूछेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के सचिव कौन थे, तो मॉन्टेस्क्यू थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप स्किप मत करिएगा। अब देखिए एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा गया था, जो कि कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था, कि हंटर कमीशन की जांच के लिए 8 अंग्रेज और 3 भारतीय। आपको ये भी पूछेगा उसमें कितने भारतीय थे, हंटर कमीशन की जांच जो हो रही थी उसमें कितने भारतीय शामिल थे, तो आपको बोलना है 3 भारतीय शामिल थे। उनका नाम ही पूछा था 6 to 8 में, कि इनमें से एक से अधिक उसका आंसर होता, क्योंकि तीनों ही नाम उसमें दिया गया था। पहला था चिमनलाल सीतलवार, दूसरा था साहबजादा सुल्तान और तीसरा था जगत नारायण। ये तीनों ही शामिल थे। आप एक एक लाइन को ज़रूर पढ़ें, इसको मैंने पहले ही टिक आउट किया था क्योंकि ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था, और ये पूछ भी दिया गया था 6 to 8 में, भले वो कैंसिल हो गया लेकिन पूछा था। अब ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा ना, उसका रिपोर्ट जमा 1920 में होगा। डायर को पद से हटाकर लंदन भेज दिया जाएगा, बिल्कुल। माइकल ओडायर को क्या करेगा कि वहाँ से पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा शांति, लोगों में शांति आ जाए कि उसे पद से हटा दिया गया, लेकिन उसको लंदन भेज दिया जाएगा। और देखिए कितना अंग्रेज होशियार थे, लंदन तो उसको भेज देंगे, लेकिन उसके साथ क्या करेंगे आप देखें। माइकल ओडायर को लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसने तो बहुत अच्छा काम किया था। माइकल ओडायर ने किया तो घटिया काम था, लेकिन लंदन के लोगों के लिए वो बढ़िया काम था, तो उसे ना क्या कहा जाएगा, शेर कहा जाएगा। कितना खराब, साम्राज्य का शेर, यानी उनके साम्राज्य का तो वो शेर ही होगा ना, जो भारतीयों को मारा था, उनको कहा जाएगा। और 2600 पाउंड का इनाम दिया जाएगा, यानी इतना बड़ा पाउंड का उसको इनाम दिया जाएगा कि तुम अच्छा काम किए हो, इतने लोगों को तुम मार के आए हो। अब देखिए कितना, मतलब भारतीयों के साथ कितना ज़्यादा अन्याय हुआ है, इंसान मतलब जानना नहीं चाहता है। लेकिन जब मैं पढ़ती थी ना, मैं स्टार्टिंग में तो उतना नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे बहुत अच्छा लगा था मॉडर्न वाला, क्योंकि वो मेरे लाइफ का एक पार्ट है जो कि मैंने नहीं जिया है, लेकिन बहुत सारे भारतीयों ने जिया है, उसको झेला है।
तो मे भी आप भारतीय हैं तो ये जानना ज़रूरी होता है। इसको आप इतिहास ना लें, बस अपने लाइफ से कनेक्ट करें। मे भी मुझे लगता है आपको जल्द याद होगा ये, और मैं भी ऐसे ही करती थी। अभी मॉडर्न मुझे बहुत अच्छा भी लगता है सब्जेक्ट, और पढ़ना चाहिए, सब इंसान को पढ़ना चाहिए। अब देखिए ये कथन किसका है कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती, यानी ये ना लिपापोती किया गया है, पन्ने दर पन्ना निर्लज के भांति इसको लिपापोती किया गया। ये कथन था महात्मा गांधी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके लिए ना एक समिति का गठन किया जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बैठेगी जिसका नाम है तहकीकात समिति। आपको पूछेगा तहकीकात समिति किससे संबंधित हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। आपको ये पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति, कमीशन पूछेगा तो हंटर कमीशन, समिति पूछेगा तो तहकीकात समिति, दोनों याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बिल्कुल। और इसके अध्यक्ष, तहकीकात समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, तो मदन मोहन मालवीय जी को बनाया जाएगा। और रिपोर्ट को स्वयं कौन लिखेंगे, महात्मा गांधी। तो तहकीकात समिति के अध्यक्ष आपको पूछेगा तो मदन मोहन मालवीय, और तहकीकात समिति की रिपोर्ट किसने लिखी थी ये अगर पूछेगा तो महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन। अब देखिए इसमें मांग क्या करेंगे, रिपोर्ट तो बनेगा, रिपोर्ट में होगा क्या, तो महात्मा गांधी क्या लिखते हैं कि दोषियों पे कार्यवाही हो, यानी जो भी दोषी हैं, दोषी कौन थे, माइकल ओ डायर थे, रेनिगल ओ डायर, दोनों ही दोषी थे इसमें, तो दोषियों पर कार्यवाही हो, जो कि नहीं होगा। और दूसरा कि मरे हुए लोगों के परिवार सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता, इसी के विरोध में बिल्कुल मरे हुए लोग, जितने भी लोग मरे हैं ना, इनके अनुसार 379 था ना, 79, लेकिन मुझे लग रहा है 1000 प्लस कहीं मैंने पढ़ा है। तो मरे हुए लोगों के परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक, मतलब उनके आर्थिक स्थिति, आप देखिए किसी का पति होगा वो ख़त्म हो गया, उसके परिवार में सिर्फ वही होगा, तो एक स्त्री कैसे जिएगी। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने ये कदम उठाया था कि जो भी मरे हुए लोग हैं ना उनको सरकारी नौकरी दें और आर्थिक आप सहायता भी उसको करें। और इसी के विरोध में एक क्लब बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा, ये मुझे एनसीईआरटी लाइन में मिला था। किसी के विरोध में तिलक ने लाठी क्लब का गठन किया था। लाठी क्लब किससे संबंधित है, तो तिलक से संबंधित है। और किसके विरोध में लाठी क्लब का गठन किया गया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आप लोग में भी चाहें तो इसको लॉन्ग करके लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ लेती थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। और बहुत लोग पीडीएफ बोलते हैं, मैं दे दूंगी ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत चीज़ इसमें जैसे मैं आपको बताती हूँ तो कुछ मिसिंग भी है, गलत भी है, तो मैं इसको अरेंज करके आपको बताती हूँ। एक बार इससे पढ़ें, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दूंगी। आज 1-2 पीडीएफ आएगा हर सब्जेक्ट का, एक क्लास का या 2-2 क्लास का मैं डालने की कोशिश करूँगी। धीरे धीरे मैं सब प्रोवाइड कर दूँगी। मे भी एक बार मेरे बोलने के तरीके पे जाएँ और सुने मैं क्या बोल रही हूँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ग्रुप डिस्कशन 9 बजे, मैं हर बार बोल रही हूँ आपको कि आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करें, ज्वाइन करें। जो 3 दिन से आ रहा है ना, उसे 2 दिन से रेगुलर अच्छे तरीके से 2 दिन से हो रहा है। तो 2 दिन में ही मुझे लग रहा है कि मतलब 7-8 क्लास तक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो मे भी 23-24 क्लास है, तो 5 से 6 दिन लगेगा, इसको कवर कर लेंगे। तो अगला पॉइंट होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चलेगा। चमनदीप यानी डंडा फौज कौन बनाएंगे, चमनदीप 1919 में बनाएंगे। सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 को होगी। और अली बंधु भारत में, देखिए सांकेतिक आंदोलन कौन चलाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो अली बंधु में नाम है 2, मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधु किन्हें कहा जाता है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली को कहा जाता है। इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और सांकेतिक आंदोलन कौन चलाएंगे, तो मोहम्मद अली, शौकत अली या अली बंधु, आप इसको बोल सकते हैं। महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि नवंबर 1919 में दिल्ली में मुसलमानों और हिंदुओं का संयुक्त, बिल्कुल महात्मा गांधी ने क्या किया, नवंबर 1919 में ना दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाएंगे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल होंगे। अब 1921 में खिलाफत आंदोलन कराची में होगा। और 1922 में तुर्की में कमाल पाशा इसका नेतृत्व करेंगे। किसका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तुर्की में 1922 में कमाल पाशा करेंगे। और कराची में 1921 में खिलाफत आंदोलन चलेगा। इसको भी आप याद रखिएगा, ज़्यादा इससे पता नहीं पूछता है कि नहीं, मेरे सर ने इतना ही लिखाया था। एनसीईआरटी में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मुझे मिला था ये 2 लाइन, और उसको मैंने बाद में जो इंक्लूड किया है ग्रीन पेन से, और ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं था।
देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे। जैसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 को आया था। भारत के सचिव कौन होंगे उस समय 1919 में? मोंटेस्क्यू। और भारत के वायसराय होंगे चेम्सफोर्ड। ऐसे भी आप याद रखिए, जैसे मार्ले मिंटो था ना, तो मार्ले कौन थे? सचिव, पहला वाला सचिव और दूसरा वाला वायसराय। अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसे लिखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार है ना, तो मार्ले सचिव, मिंटो वायसराय। वैसे ही मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड, तो मोंटेस्क्यू सचिव, चेम्सफोर्ड वायसराय, ऐसे याद रखिएगा। ये लंदन की बात है, ये दोनों लंदन के थे। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में कब आया? नवंबर 1917 में। अब बोले ये मार्ले मिंटो सुधार, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये क्या था? तो ये ना 10-10 वर्षों पे, जैसे 1909 तो 20 वर्षों में लगभग मुझे लग रहा है 10 वर्ष के अंतराल में ये लोग आते थे भारत, और भारत की स्थिति को लंदन में जाकर वहाँ पे बताते थे कि ये सुधार ज़रूरत है भारत में। और वो उसी सुधार को करने भी आते थे, जो कि अच्छा नहीं होता था। हर बार वो जब भी आए हैं, तो जैसे साइमन कमीशन अभी आएगा तो उसका विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक होते हैं, और पहले जागरूक नहीं थे तो उसको झेलते थे। तो ऐसे ही मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। मार्ले मिंटो 1909 में आया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जनता भारतीय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। बिल्कुल, कार्यकारिणी परिषद में ना भारतीय जनता भी जो भी था उसका प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, ये उसमें कहा गया। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, आप 4 पॉइंट, चारों को आप लिख ले, रट ले, जैसे आपको याद होता है वैसे याद करें, लेकिन याद कर लें। ये 3 स्टार लगाइएगा कि ये मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों को अलग से प्रतिनिधि दिया गया। अब देखें, मुसलमानों को अलग प्रांत कब दिया गया था? 1909 में। यानी देखें, उनका एक लक्ष्य ही था, जितने भी लोग अंग्रेज थे उनका लक्ष्य था कि भारत में भारतीयों को तोड़ें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई छोड़ दें, आप भारतीयों को तोड़ेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे तो हम राज कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने 1909 में क्या किया, जब मार्ले मिंटो सुधार 1909 आया था तो उसमें क्या किया, मुसलमान को अलग प्रांत दिया। ये इम्पोर्टेंट, और ये पूछता भी है कि कब मुसलमानों को अलग प्रांत दिया गया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में ही ये किया गया था कि मुसलमानों को अलग प्रांत देने की बात कही गई थी, और दिया भी गया था। और इसमें क्या हुआ, 10 साल बाद जब आया मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो इसमें देखिए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों को अलग से प्रतिनिधि दिया जाए। ये देखिए मैंने बाद में लिखा है इसको, क्योंकि एक जगह लिखने से इंसान को याद होता, और ये मुझे कहीं मिला था किसी बुक में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट में, तो ऐसे ही मैं नहीं बोल देती हूँ। तो ये वाला और ये वाला, इसमें कन्फ्यूज़न मुझे था, तो एक जगह मैंने लिखा था जब मुसलमानों को अलग प्रांत देने की बात होगी तो 1909 का हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। वहीं पे अगर सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को अलग से प्रतिनिधि देने की बात होगी तो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा। बिल्कुल। अगला देखें, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल, ये भी 3 स्टार लगाएं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब की जाएगी, तो 1919 के मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में की जाएगी। अगला पॉइंट है कि चुनाव आयोजित करने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ना भारतीयों की एक मांग थी कि हमें ना चुनाव आयोजित करने की अनुमति दें, आप इजाज़त दें कि हम लोग चुनाव करें। तो इसी में 1919 में ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद है कि भारत के राज्य का नियंत्रण कुछ कम कर दिया जाए। बिल्कुल, जितना आप नियंत्रण भारत पे कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा आप कम करें। ये भी मांग उठी थी, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ही इसकी मांग उठी थी। आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा जो मैंने किया है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और कल के क्लास में हम लोग महात्मा गांधी का जीवन परिचय और उनसे संबंधित जितना भी टॉपिक होगा ना, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। और इसी से संबंधित अभी ग्रुप डिस्कशन चल भी रहा है, तो रात 9 बजे ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको रटेंगे, एक बार आप याद करके आ जाइए और उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको रटने नहीं दूँगी, आपको वही क्लास में याद हो जाएगा। 9 से 10:30 बजे तक ग्रुप डिस्कशन चलता है, तो उसमें भाग लें आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे PDF मैं डालूँगी,
तो आज से PDF आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। देहाती सिस्टर सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको टच करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड किए जाती हूँ। चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।